बन्नू के अफसोसनाक वाक़े के बाद फ़ज़ा अब भी आपको सोगवार नज़र आती है। बहुत से सवालात हैं, इबहम अब भी बाकी है और ज़ाहिर है क्यों ना सवालात यहाँ पर मौजूद हों, क्यों ना इबहम अब भी रहे, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के पास और बहुत से दीगर मौज़ूआत होंगे। इसीलिए बन्नू के अफसोसनाक वाक़े को उस तरह की स्पेस या इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जा रही है। अलबत्ता बैनुल-अक़वामी मीडिया इसके ऊपर एक-एक मिनट बाद कमेंट्री कर रहा है, लिख रहा है, इंटरव्यूज़ ले रहा है। कुछ पुलिस एहलकार जिन्होंने इस चौकी के ऊपर ड्यूटी की, फतह खेल चौकी के ऊपर, उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर जो बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हैं, कलमबंद करवाए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने इस चौकी के हवाले से क्या कुछ कहा है। बड़ी अहम चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल हमने परसों के अपने व्लॉग में आपको बताया था कि आने वाले दिनों के अंदर काबुल हुक्मरानों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और ये अपने ही अफगानिस्तान की जो अवाम है वो उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो बदख्शां से इंतहाई एक हैरानकुन सेटबैक हुआ है अफगान तालिबान के लिए, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों को क्यों निकाल रहा है, निकालने से पहले कौन से सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार इसके ऊपर क्या कह रही है, ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अग्नि मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है भारत ने, भारत की सरकार ने, और स्पेसिफिक बनाया गया है चीन के हवाले से। लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि चीन इंतहाई अहम हसास डाटा इस मिसाइल से मुतल्लिक क्या ले उड़ा है। ये तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 11 मई 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अफसोसनाक वाक़े के ऊपर बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे बन्नू के वाक़े के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस तरह से डिस्कशन नहीं की जा रही, तो लिहाजा हमें सहारा लेना पड़ा है बैनुल-अक़वामी मीडिया बन्नू के वाक़े के ऊपर क्या रिपोर्ट कर रहा है, ताकि एक थर्ड एंगल जो है वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर रिपोर्ट किया जा सके और आपके सामने रखा जा सके। BBC उर्दू इस हवाले से किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, ये मेनू मैं आपके सामने उन्हीं की वेबसाइट से चीज़ें पढ़कर आपके सामने रखता हूँ। और बिलखसूस वो पुलिस एहलकार जिन्होंने इस चौकी के ऊपर माजी में ड्यूटीज़ अपनी सर अंजाम दी हैं, वो इस चौकी से मुतल्लिक, इस जगह से मुतल्लिक क्या कहते हैं। BBC उर्दू ये लिखता है कि सऊदी अरब समेत मुतादिद ममालिक ने पाकिस्तान में सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में एक पुलिस चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमलों में 15 एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। और ज़ाहिर है शहादत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, BBC उर्दू ने यहाँ पर हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी हुकाम ने तस्दीक की थी कि ज़िला बन्नू में चौकी फतह खेल पर हफ्ते की शब हुए इस हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए। रीजनल पुलिस ऑफिसर बन्नू सजाद खान के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में बताया गया कि हफ्ते की शब हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी के साथ इस चौकी पर हमला किया था। मकामी अफराद के मुताबिक पहला धमाका इंतहाई जोरदार था और उसके बाद मुसलसल धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें आती रहीं। यह सिलसिला 2 से ढाई घंटे तक जारी रहा। इन धमाकों से चौकी की इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम होगी और यहाँ तैनात बेशतर एहलकार मलबे तले दब गए। 3 एहलकारों की लाशें तो हफ्ते की शब भी मलबे के नीचे से निकाल ली गई थीं, जबकि बाकी 12 एहलकारों की लाशें इतवार की सुबह निकाल ली गईं। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस वाक़े में चौकी पर मौजूद सिर्फ 3 एहलकार ही जिंदा बच पाए, जिन्हें मलबे के नीचे से निकाला गया। बन्नू में मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट MTI के तर्जमान मोहम्मद नोमान खान ने बताया कि तीनों जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन बन्नू में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बन्नू हमले की मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात की। बहरहाल ये रस्मी किस्म की गुफ्तगू है, बयानात है, इन्हें डिस्कस करने का मकसद नहीं है। अब आ जाइए, मेन जो चीज़ है वो है बार बार हमलों का निशाना बनने वाली ये जो चौकी है, फतह खेल चौकी है। अब इसकी अहमियत से मुतल्लिक BBC उर्दू क्या लिखता है और माजी की तारीख इस हवाले से क्या बताता है। BBC उर्दू ये बताता है कि फतह खेल पुलिस चेक पोस्ट एक ऐसी पुलिस चौकी है जो मुसल्लह शिद्दत पसंदों के गढ़ में कायम है और यहाँ आए रोज़ मुसल्लह अफराद के हमलों की इतलात मिलती रहती हैं। कुछ हमले पसपा कर दिए जाते हैं और कभी कुछ एहलकार जख्मी या किसी की जान भी चली जाती है। हफ्ते की शब का हमला इतना शदीद था कि पूरी इमारत ही मुनहदिम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अगर कुछ अरसे से मुसल्लह शिद्दत पसंदों के हमलों का तरीक़ाकार यही रहा है, जिसमें हदफ पर बारूद से भरी गाड़ी से हमला किया जाता है और फिर मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और या वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान की कोशिश करते हैं। इस तरह के हमले कैडेट कॉलेज वाना जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर हुआ, FC हेडक्वार्टर बन्नू में हुआ और पेशावर में भी हो चुके हैं। बन्नू में पुलिस थानों, FC हेडक्वार्टर, पुलिस चौकियों और छावनी पर हमलों की तादाद कहीं ज़्यादा है, लेकिन फतह खेल चौकी पर सबसे ज़्यादा हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। BBC उर्दू के मुताबिक गो के
पेशावर के अंदर हुआ है, एफसी हेडक्वार्टर के अंदर हुआ है, कैडेट कॉलेज वाना जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर हुए हैं इस किस्म के वाक़यात, लेकिन इतनी शिद्दत के साथ और इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुए जैसा कि फतह खिल इस चौकी के ऊपर हुए हैं, क्योंकि माजी में बेशतर बड़ी तादाद के अंदर इस चौकी के ऊपर हमले होते रहे हैं और इतने हमले कहीं और खैबर पख्तूनख्वा में किसी जगह के ऊपर, किसी चौकी के ऊपर नहीं हुए हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान फतह खेल और उसके करीब 40 के लगभग हमले हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है एक महीने के अंदर। इस पुलिस चौकी के लिए एहलकारों की तादाद दीगर तमाम चौकियों से ज़्यादा बताई जाती है, जो कि 29 है, लेकिन इनमें कोई सुबह के वक्त सुबह के औकात में ड्यूटी करते हुए तो कोई छुट्टी पर या दीगर ड्यूटी के लिए चले जाता है। यानी मजमूई तौर के ऊपर जो तादाद है वो यहाँ पर 29 होती है और ज़ाहिर है 29 एक साथ ड्यूटी नहीं कर रहे होते, 14 से 15 मौजूद होते हैं, बाकी छुट्टी पर होते हैं या उनकी ड्यूटी टाइमिंग अलहदा होती है। इस चौकी की हदूद में सरकारी मुलाजमीन के अगवा और उन्हें टॉर्चर करने जैसे वाक़यात भी रुनुमा होते रहते हैं। हर रात ऐसे लगता था कि आज कुछ होगा। ये उन्वान है बीबीसी उर्दू का इस मजमून का। इस पुलिस चेक पोस्ट के करीब कुछ अरसे के लिए तैनात एक एहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि यहाँ एक खौफ की सूरत हाल होती है। हर रात ऐसा लगता था कि आज कुछ होगा। तमाम एहलकार शाम के बाद से चुकन्ना हो जाते थे और कई हमले पसपा भी कर दिए जाते थे, लेकिन उनके बकौल वसाइल की कमी की वजह से हर वक्त अमन दुश्मनों के मुकाबले के लिए तैयार रहना मुश्किल हुआ करता था। उन्होंने बताया कि बन्नू के कुछ इलाकों में ऐसे थाने और चौकियां हैं जहां पुलिस एहलकार ड्यूटी नहीं करना चाहते। उनमें फतह खेल पुलिस चौकी सर फहरिस्त है। बन्नू के मुजाफात में ये नोरट रोड पर 2 चौकियां और एक थाना चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। उनमें पहले कंगरी पुल चौकी है, इससे 2 या 3 किलोमीटर के फासले पर फतह खेल चौकी है और इसी तरह से 4-5 किलोमीटर के फासले पर थाना मरियान है। इन तीनों मकामात पर मुतादिद हमले हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमले फतह खेल चौकी पर ही हुए हैं। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि बुनियादी तौर पर यह सड़क आगे जानी खेल और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान और दीगर इलाकों से मुंसलिक हो जाती है। इस इलाके में आसपास बड़ी तादाद में शिद्दत पसंद रहते हैं। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि बुनियादी तौर पर यह चौकी गैर ज़रूरी है, क्योंकि यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने नवाला बनाकर अमन दुश्मनों के सामने रख दिया हो, वो जिस वक्त चाहें आकर हमला कर सकते हैं। उनके बकौल यहाँ पुलिस एहलकारों के पास कोई बुनियादी सहूलियात नहीं होती जिनकी इंतहाई ज़रूरत है। इस चेक पोस्ट से कुछ फासले पर थाना मिरियान वाक़ है, जबकि इससे पहले कंगरपुल चौकी भी है। यह इलाका बन्नू के मुजाफात में वाक़ है और इस इलाके में हालात एक अरसे से कशीदा हैं। गुज़श्ता साल लारून हमलों के हवाले से एक रिपोर्ट के लिए हम इस इलाके में गए थे और ये बताया गया कि चंद माह में थाना मिरियान पर क्वाड कॉप्टर से 19 हमले किए जा चुके हैं। हमलों का ये सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा और इस साल अब तक की पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता एक साल में तशद्दुद के सबसे ज़्यादा वाक़यात बन्नू में पेश आए हैं। बन्नू में एक अरसे से हालात कशीदा हैं, जहाँ आए रोज़ टारगेट किलिंग, सरकारी मुलाजमीन की अगवा और पुलिस पर हमलों के वाक़यात पेश आते रहे। अब ये जिस तंजीम ने किया है उस तंजीम का पस मंज़र जो है वो बीबीसी उर्दू अपनी खबर के अंदर क्या देता है। बीबीसी मॉनिटरिंग के मुताबिक ये 3 शिद्दत पसंद तंजीमों का इत्तेहाद है और इनकी वाबस्तगी तालिबान के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। ये ग्रुप पहली बार 11 अप्रैल 2025 को सामने आया और ये पाकिस्तान गिरोह होने का दावा करता है और इस ग्रुप की अमली सरगर्मियां ज़्यादातर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मरकूज हैं। बीबीसी मॉनिटरिंग के मुताबिक इस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल 12 अप्रैल 2025 को बनाया गया था, जिस पर ग्रुप की जानिब से उर्दू, पश्तो और अंग्रेजी में बयानात जारी किए गए थे। अगरचे ग्रुप ने किसी बड़े शिद्दत पसंद का तारुफ बतौर ग्रुप के सरबराह नहीं करवाया, मगर टेलीग्राम चैनल पर महमूद अल हसन नामी शिद्दत पसंद गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के तर्जुमान के तौर पर मुतारफ करवाया गया। बीबीसी मॉनिटरिंग के मुताबिक इनकलाब इस्लामी, लश्कर इस्लाम और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने 11 अप्रैल 2025 को इत्तेहादुल मुजाहिदीन के नाम से ये अस्करी ग्रुप तश्कील दिया था। इसकी बहरहाल तफसील के साथ बाकी चीज़ें भी बयान की गई हैं, जिन्हें यहाँ पर रखना मकसद नहीं है कि इन्होंने कब कब जो कार्रवाइयाँ हैं वो की हैं। यानी हाफिज गुल बहादुर कहाँ से ऑपरेट कर रहा है? अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। मुफ्ती नूर वली मसूद कहाँ पर है? अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से एक ऑपरेशन भी कर रहा है, ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़। अगर उसके बावजूद भी इस किस्म के जो वाक़यात हैं, अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर हमें अपनी हिकमत अमली के ऊपर सोचना होगा। इसमें कोई शक नहीं है
کہ پاکستان نے جب سے آپریشن غزب للحق کیا ہے، بڑی تعداد کے اندر جو تواتر اور شدت کے ساتھ حملے پاکستان کے سرزمین پر ہوا کرتے تھے، ان کے اندر ایک بڑی حد تک کمی آئی ہے۔ لیکن بنوں کے اندر یہ سلسلہ اب بھی نہیں رکا ہے، اور اس قسم کا واقعہ یعنی پوری چوکی کو ہی اڑا دینا، ایک پوری عمارت کو منہدم کر دینا اور 12 سے 15 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہو جانا، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معمولی واقعہ ہے، یہ انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے جس کی ہر لحاظ سے تحقیقات جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ اب ایک اور خبر کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پرسوں بھی کہا تھا کہ افغانستان میں آنے والے دنوں کے اندر مشکلات بڑھ جائیں گی۔ مشکلات کیا بڑھی ہیں؟ معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایک فصل کے حوالے سے افغانستان کے اندر افغان طالبان اور مقامی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ پہلے لفظی تکرار ہوتی ہے اور پھر افغان طالبان کی طرف سے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے۔ متعدد بتایا جا رہا ہے کہ افغان شہری جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے۔ اب لوگوں کے اندر غم و غصہ تھا اور اسی غم و غصے کی نتیجہ یہ نکلا کہ عوام نے افغان طالبان کے خلاف بغاوت کی اور اس کے نتیجے میں افغان طالبان فورسز کو انتہائی ٹف ٹائم دیا۔ اب اس سے جو صورتحال ہے وہ کیا ہوا ہے، ایک مولوی ضابط کریم ہے، یہ ایک تاجک کمانڈر ہیں، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور طالبان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ ان کے ساتھ تقریباً 30 سے زیادہ مسلح ساتھی ہیں اور انہوں نے بدخشاں کے پہاڑی علاقوں خسک ویلی اور جرم ضلع میں طالبان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اور مقامی تاجک ملیشیا کو متحرک بھی کر دیا ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بدخشاں کے 2 اضلاع پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اب یہاں پر افغان طالبان کا کنٹرول نہیں ہے، بدخشاں کے 2 اضلاع کے اندر انہوں نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور افغان فورسز ابھی بھی اسی تگ و دو کے اندر ہیں کہ ہم ان سے یہ جو قبضہ ہے، کنٹرول ہے، یہ چھڑوا سکے، لیکن یہاں پر افغان فورسز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک پہلے پنشیر کے حوالے سے خبر سامنے آئی تھی کہ وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کابو رہنماؤں کو، اب ایک بدخشاں کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے اور ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خطے کے ممالک بالخصوص پاکستان اور چین کے بار بار اپنے کنسر رکھنے کے باوجود جس طرح سے طالبان رہنما ان چیزوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے، تو اس کے پر ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر افغانستان کے حکمرانوں کے لیے اب افغانستان کی عوام ہی بہت بڑے پیمانے پر مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ یہ چیز ہوگی ہے۔ اب آج یہ ایک اور خبر کے اوپر جو نیو یارک ٹائمز دے رہا ہے، اور نیو یارک ٹائمز امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، اس نے یہ جو خبر ہے متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کو نکالنے سے متعلق اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر دی ہے، یعنی کہ اس نے تحقیقات کی ہے، جن لوگوں کو نکالا جا رہا ہے ان سے انٹرویوز لیے ہیں، ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو یو اے سے کیوں نکالا جا رہا ہے، کس وجہ سے نکالا جا رہا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مذہب اور مسلک کیا ہے۔ یہ پوری ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے جو نیو یارک ٹائمز نے جاری کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی کے اوپر پاکستان کی سرکار نے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی رد عمل دیا ہے، وہ موقف بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نیو یارک ٹائمز نے 8 مئی 2026 کو شائع ہونے والی ایک تفصیلی رپورٹ میں یہ بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی وجہ سے پاکستان ورکرز خاص طور پر ایک مسلک یعنی کہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والوں کی بڑے پیمانے پر ڈیپورٹیشن شروع کر دی ہے۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات میں تناؤ کا باعث بنا ہے۔ اس رپورٹ کی مزید جو تفصیلات بتاتی ہیں کہ پاکستان نے یو ایس ایران تنازع جس میں ایرانی حملے شامل تھے، اس میں امن کی کوشش کی، جس میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بات چیت ہوئی۔ یو اے ای اس بات پر ناراض ہے کہ پاکستان نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت نہیں کی، جبکہ وہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان امن معاہدے کی کوشش کر رہا تھا۔ یو اے ای نے مڈ اپریل 2026 سے ہزاروں پاکستانی شیعہ ورکرز کو اچانک گرفتار کیا، انہیں حراست میں لیا اور ڈیپورٹ کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے 20 سے زیادہ پاکستانی شیعہ ورکرز کے انٹرویوز لیے، جن سب نے یہ تصدیق کی کہ وہ اچانک گرفتار ہوئے، چند دن حراست میں رہے اور پھر ڈیپورٹ کر دیے گئے۔ اور اب اس کے اندر نیو یارک ٹائمز کی خبر کے مطابق زیادہ تر شیعہ پاکستانی ورکرز، کچھ کاروباری افراد جن کے ملازمین متاثر ہوئے۔ شیعہ مذہبی رہنماؤں کا تخمینہ یہ ہے کہ مڈ اپریل سے ہزاروں افراد ڈیپورٹ ہو چکے ہیں۔ کچھ رپورٹس میں 10,000 سے لے کر 15,000 افراد کا ذکر بتایا جاتا ہے۔ بہت سے کیسز میں بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں اور فنڈز واپس کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے۔ یو اے ای نے اب تک اس معاملے پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام پاکستان کی ایران سے متعلق پالیسی پر ناراضگی کا نتیجہ ہے۔ اچھا، کچھ جگہوں کے اوپر یہ ظاہر ہے سرکاری سطح کے اوپر تصدیق شدہ نہیں ہے، لیکن بعض اوپن انٹر سورس اکاؤنٹس کے اندر یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھی کہ بعض افراد کو پکڑ کر یو اے ای حکام نے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ آپ کے نزدیک خامنائی بہتر ہیں یا اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو بہتر ہیں۔
अब ज़ाहिर है सरकारी सतह के ऊपर जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर भी ये कह रही है कि यूएई ने इसके ऊपर कोई सरकारी रद्दमल नहीं दिया है। ये बाज़ ओपन इंटर-सोर्स अकाउंट्स के अंदर ऐसी खबरें भी चल रही हैं जिनकी आज़ादाना तौर के ऊपर तस्दीक नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसी जो चीज़ें हैं वो भी चल रही हैं। अब इसके ऊपर यूएई की हुकूमत ही कमेंट कर सकती है कि आया उनके हुकाम, उनके सिक्योरिटी एहलकार ऐसे सवाल पूछ रहे हैं या फिर नहीं पूछ रहे। तो अगर कोई ख़ामनाई से मुतल्लिक मस्बत कोई बात करे तो उन्हें निकाल दिया जाता है, अगर कोई सैली वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ करे, उन्हें बेहतर इंसान कहे तो उन्हें यूएई के अंदर रहने दिया जा सकता है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं। बहरहाल लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या कहा है? पाकिस्तान के मीडिया दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट के अंदर ये मौजूद है। पाकिस्तान का जो सरकारी बयान सामने आया है वज़ारत दाखिला की तरफ से, वो क्या कहते हैं वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ कि वज़ारत दाखिला ने मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानी शहरियों की मखसूस बुनियादों पर बेदखली से मुतल्लिक़ क़यास आराइयों पर मबनी खबरों का नोटिस लेते हुए उन्हें बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक दस्तयाब तफसीलात और आदाद शुमार का जायज़ा लेने के बाद ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ऐसी तमाम खबरें बदनीयती पर मबनी हैं और मखसूस मफादात रखने वाले अनासर के मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत किसी भी मुल्क से पाकिस्तानी शहरियों की मखसूस बुनियादों पर बेदखली नहीं की गई और अगर कहीं बेदखली के वाक़यात पेश आते हैं तो वह मुतल्लका मेज़बान मुल्क के कानून के तहत मामूल के कानूनी कार्रवाई का हिस्सा होते हैं। वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि वह पाकिस्तानी शहरी जो वीज़ा और मुलाज़मत से मुतल्लिक़ शराइत पूरी करते हैं बदस्तूर यूएई और दीगर दोस्त ममालिक का सफ़र कर रहे हैं और बग़ैर किसी इम्तियाज़ के वर्क वीज़ा भी हासिल कर रहे हैं। बयान में जोर दिया गया कि इसके बरअक्स फैलाई जाने वाली झूठी खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट शरअंगेज़, मनगढ़ंत और मखसूस मज़मूम मकासद के लिए तैयार की गई हैं। यानी पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि यूएई जिनको निकाल रहा है और ऐसी खबरों के अंदर कोई हकीकत नहीं है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी जो मालूमात है वो आ रही हैं। ये दो खबरें हो गई जो आपके सामने रखी है। अब आ जाइए व्लॉग के आखिरी हिस्से में जहां पर भारत की तरफ से एक कामयाब तजर्बा किया गया है अग्नि मिसाइल के हवाले से। ये मिसाइल पाकिस्तान को देखकर नहीं बनाया गया। आप ये कह सकते हैं कि भारत ने ये जो मिसाइल है ये चीन के अस्करी क़ुव्वत को, अस्करी सलाहियत को और चीन के अंदर शहरों तक जाने की सलाहियत को देख कर यह बनाया गया है कि किस तरह से हम चाइना के दिफाई निज़ाम को चकमा देकर, उन्हें तोड़कर, उनके एयर डिफेंस या दिफाई निज़ाम को चैलेंज देकर हम उनकी नेवी को मुतासिर कर सकते हैं या फिर उनके शहरों पर हमला कर सकते हैं। ये इन चीज़ों को देखकर जो अग्नि मिसाइल है ये डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो खसूसियात हैं मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर चीन ने क्या किया है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि भारत ने अपने दिफाई प्रोग्राम में बड़ी कामयाबी हासिल की। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से एडवांस अग्नि मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया गया। ये मिसाइल अग्नि 5 सीरीज़ का जदीद वर्जन है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका मुकम्मल नाम यह है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल है। इसका मतलब यह है कि एक ही मिसाइल में मुतादिद वार हेड ले जाने की सलाहियत होती है या इसमें लगे होते हैं। ये वार हेड अलग अलग अहदाफ को आज़ादाना तौर के पर निशाना बनाते हैं, यानी एक मिसाइल एक वक्त में कई मुख्तलिफ जगहों पर हमला कर सकता है। इस टेस्ट में मिसाइल ने इंडियन ओशन रीजन में मुख्तलिफ जोग्राफियाई मकामात पर मुतादिद पेलोड्स को कामयाबी से निशाना बनाया। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़ायद है, जो चीन के बड़े शहरों और फौजी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने DRDO, इंडियन आर्मी और सनतकारों को मुबारकबाद दी है। चीन की तरफ इशारा। माहिरीन के मुताबिक ये मिसाइल बुनियादी तौर पर चीन के मुमकिनात खतरात के पेश नज़र तैयार किया गया है, जैसा कि मैं पहले बता चुका। अब इसका जो नोटम जारी हुआ था ये भी बड़ा दिलचस्प है। उसके बाद चीन ने क्या किया, टेस्ट से पहले भारत ने बंगाल की खलीज में तकरीबन 3500 किलोमीटर के इलाके में नोटम जारी किया था ताकि सिविल हवाई ट्रैफिक महफूज रह सके। ताहम इस दौरान चीनी रिसर्च जहाज़ द यांग हाउ टेस्ट वाले ख़तरनाक जोन के करीब जाकर मौजूद था, वहाँ पर उसको देखा गया। यानी इसके बहुत क्लोज जहाँ पर भारत की तरफ से नोटम जारी किया गया था उस एरिया के बहुत क्लोज जो है ये चीन का जो जासूसी जहाज़ था ये उसके क्लोज चला गया। माहिरीन का कहना है कि ये अग्नि मिसाइल का हसास जो डाटा था, इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी मज़ीद ऑब्जर्वेशन तहक़ीक़ात से मुतल्लिक़ उसके करीब गया था
اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کافی حد تک یہ اگنی میزائل سے متعلق جو معلومات ہے یہ لے کر واپس آ چکا ہے۔ تو یہ چین کی طرف سے اقدام کیا گیا ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ڈیزائن ہی چین کے حوالے سے کیا گیا، تو لہٰذا چین نے اس کی ممکنہ طور کے اوپر جاسوسی کی ہے، اور اس سے متعلق جو اہم جو ڈیٹا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ چین نے کافی حد تک ڈیٹا اس کا اکٹھا کیا ہے۔ بہرحال اب یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی